तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ऐसे बोल दूं? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल कंडेंसर्स। ठीक है। तो जनरल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको दे भी दिया था। जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसको आपको चार्ज दीजिए, वोल्टेज नापिए और Q इक्वल टू CV में डाल दीजिए। उस C का डेरिवेशन हो जाएगा, वही हमें करना है। तो मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूँ स्फेरिकल कंडेंसर, और इसमें भी दो टाइप के कंडेंसर होते हैं। इसमें हम बता देते हैं spherical condenser with outer sphere earth, आउटर स्फीयर को अर्थ कर रहे हैं। आउटर स्फीयर मतलब इसमें भी एक ये इनर कंडक्टर होता है, इसका रेडियस a मान लीजिए, और ये आउटर कंडक्टर होता है, इसका रेडियस b मान लीजिए, और इसको अर्थ कर देते हैं। ऐसा होता है। ये वही प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। इनर स्फीयर इज चार्ज, outer side of uncharged outer sphere is earth। ये प्राइमरी है, इसको हमने चार्ज दिया है, और ये सेकेंडरी है, ये अनचार्ज है। इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आ जाता है और यहाँ प्लस क्यू आ जाता है, जो कि अर्थ से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इंडक्शन से यहाँ माइनस क्यू आता है, बाहर प्लस क्यू होता है, जो कि अर्थ से न्यूट्रलाइज हो जाता है। इन कंडेंसर्स के इस चैप्टर में, कंडेंसर्स में टिपिकली दो कंडक्टर होंगे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इनका शेप चाहे कोई भी हो, इनकी ज्योमेट्री कोई भी हो, अपन जो प्राइमरी है उसे मतलब इनको प्लेट्स कह सकते हैं। ये प्राइमरी प्लेट है या सेकेंडरी प्लेट है। यहाँ जो प्लेट है वो स्फेरिकल है। ऐसा लिख सकते हैं आप एक लाइन कि irrespective of the geometry, irrespective of the geometry, conductors of a condenser are called plates। Conductors of a condenser are called plates। जो भी प्राइमरी प्लेट है आप उसे कुछ चार्ज देते हैं और सेकेंडरी प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। फाइनली हमेशा ये जो फेसिंग प्लेट्स होती हैं, जो फेसिंग सरफेसेस होती हैं, उन पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। ऐसा लिख लीजिए, फेसिंग सरफेसेस हैव ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। जो फेसिंग सरफेसेस हैं उन पे हमेशा इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। अगर एक पे प्लस क्यू हो और दूसरे पे माइनस क्यू हो, दोनों पे ही कुछ ना कुछ चार्ज हो, तो वही हम कहते हैं कि ये कंडेंसर या ये कैपेसिटर चार्ज है। तो लिख दीजिए, a condenser is said to be charged a condenser is said to be charged only when both the plates have equal and opposite charges। Both the plates have equal and opposite charges, and a condenser is said to be uncharged only when both the plates are uncharged।
both the plates are uncharged. अब ये मत कहना एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू है तो इस पे तो चार्ज जीरो है। अगर दोनों पे कुछ भी चार्ज है तो इसे चार्ज कहते हैं, और एक भी अनचार्ज है मतलब दोनों पे ही चार्ज जीरो है तब जाके खाली से अनचार्ज कहते हैं। नेट चार्ज जीरो है, पर अगर एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू है तो हम बोलते हैं कंडेंसर चार्ज है। नेट चार्ज कोई पूछेगा तो जीरो बोलना ही है, फिर से लिख दीजिए नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर, नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर इज जीरो। यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू या माइनस क्यू है और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो पहले तो मैं ऐसे ही गॉस लॉ की एप्लीकेशन से आपसे पूछता हूँ यहाँ फील्ड कैसी है, अंदर वाले के अंदर, अंदर वाले इनर स्फीयर के इंटरनल पॉइंट्स पे ई कितनी है। यहाँ से कोई गॉसियन सरफेस बना लीजिए और चार्ज एनक्लोज देख लीजिए, तो यहाँ जीरो आएगी। जीरो। और बाहर वाले के बाहर फिर से यहाँ से गॉसियन सरफेस बना लीजिए और चार्ज एनक्लोज देख लीजिए, चार्ज एनक्लोज जीरो है तो वो अलग से कहीं लिख दीजिए at internal points of inner sphere at internal points of inner sphere and external points of outer sphere, a white outer sphere, E is equal to zero. ठीक है, तो खाली यहाँ ही एग्जिस्ट करती है, ही एग्जिस्ट ओनली इन द angular space of thickness E minus A between the two spheres. ना अंदर वाले के अंदर फील्ड है ना बड़े वाले के बाहर फील्ड है, खाली यहाँ फील्ड है। और वो फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अंदर जो फील्ड है यहाँ पर वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। स्फेरिकल सिमेट्री है ये, तो स्फेरिकल सिमेट्री है, चार्ज जो बैठा है वो यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और फील्ड तो जैसी पॉइंट चार्ज के बारे होती है वैसी होगी, रेडियल होगी। लिख दीजिए फील्ड इज रेडियल, फील्ड इज रेडियल। बस नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा है और यहाँ लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर है, यहाँ पास पास है वहां दूर दूर है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और बस इतने ही पोर्शन में एनर्जी स्टोर्ड है, बाहर एनर्जी नहीं है, यहाँ भी एनर्जी नहीं है, यहाँ फील्ड नहीं है वहां एनर्जी नहीं है। ओके, अगर हमें इनमें डायरेक्टेड रखना होता है ना तो ये जो स्पेस है एंगुलर स्पेस, ये जो बीच का गैप है रेडियल डिस्टेंस, इसमें डायरेक्ट्रिक भर देते हैं। तो लिख दीजिए डायरेक्ट्रिक इज filled, डायरेक्ट्रिक इज filled in the space between the two spheres. And radial thickness of the dielectric is, radial thickness of the dielectric is B minus A. Radial thickness of the dielectric is B minus A. ठीक है, ऑलराइट। बस अब तो बात वही बचती है कि आप इंटेंसिटी लीजिए, फिर उससे वोल्टेज लीजिए, फिर Q को सीवी करिए। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr वाला मेथड तो मैं नहीं लगा रहा, चलो मैं यही लगा लेता हूँ। मुझे ऐसे ही हेडिंग दे दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। मुझे अल्टीमेटली V पे जाना है, मैं इंटीग्रेशन वाला मेथड या फॉलो नहीं कर रहा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, मुझे इनर स्फीयर का पोटेंशियल बताइए, अंदर वाले का पोटेंशियल। अभी बीच में हम मान लेते हैं एयर है,
बाद में मीडियम ले आएंगे। जो इनर का पोटेंशियल है वो खुद के कारण है, ये खुद के कारण के क्यू बाई ए, और यहाँ चार्ज है माइनस क्यू, और जितना इसकी सरफेस पे है उतना इसके हर पॉइंट पे है माइनस के क्यू बाई बी। ये इनर वाले का पोटेंशियल है, ये इनर वाले का पोटेंशियल है। अब आउटर वाले का पोटेंशियल सोचना है, तो इसके कारण यहाँ पर इस चार्ज के कारण दूरी डी पे, क्योंकि तो चार्ज तो ऐसा लगता है ना जैसे सेंटर पे है, दूरियां तो सारी सेंटर से ही नापते हैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए। तो इसके इस चार्ज का असर यहाँ देखना है डिस्टेंस डी पर, तो के क्यू बाई डी और माइनस खुद चार्ज का, इसका असर यहाँ माइनस क्यू है, तो खुद का असर यहाँ पर माइनस के क्यू बाई बी, और ये तो जीरो आ गया, आना भी चाहिए था क्योंकि ये तो अर्थ है। तो जो डेल्टा वी है, जो वी इनर माइनस वी आउटर है, वो वी इनर के ही बराबर है, खाली वो वी इनर के बराबर है। ठीक है, मैंने इस सिस्टम को चार्ज क्यों दिया था, मैंने तो इसी को क्यों दिया था, यहाँ तो अपने आप आ गया, तो मैंने तो इस सिस्टम को क्यों दिया था, बस उस क्यू की वजह से इसका वोल्टेज राइज क्या हो गया वो देख लेता हूँ। अब मैं Q इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज टू सी डेल्टा वी में डाल देता हूँ, इसको सी निकाल लेता हूँ, डेल्टा क्यू में डेल्टा वी, डेल्टा क्यू को मैं क्यू कह रहा हूँ, और डेल्टा वी हो रहा मेरा, ये रहा डेल्टा वी वी इनर का, तो के क्यू 1/a माइनस 1/b। इस सिस्टम को मैंने चार्ज क्यों दिया, उस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, जो इनर का पोटेंशियल है वही इनर और आउटर में पोटेंशियल डिफरेंस है, और बस अब सी निकल आएगी, ये सी आ गई, कि क्यूब तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए था, ये जो के है ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तो मैं 4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाता हूँ, ये ए भी ऊपर ले आता हूँ अपॉन बी माइनस ए। स्फेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी का फॉर्मूला ये आ गया, अगर दोनों के बीच में मीडियम होता तो मैं के भी लगा देता। स्फेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी का ये फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, in terms of constructional features कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है। इस सिस्टम को क्यों दिया, उस वजह से इसका पोटेंशियल लिखा, इसके खुद के कारण क्यू बाई है और पड़ोसी के कारण माइनस क्यू बाई बी, जितना इसकी सरफेस पे है उतना यहाँ पे है। अब आउटर का लिखा, इसका असर यहाँ देखा और खुद का असर देखा, और वैसे भी तो ये अर्थ थी, तो इसकी इनर साइड का भी पोटेंशियल जीरो होगा, आउटर का भी पोटेंशियल जीरो होगा। यहाँ चार्ज तो जीरो नहीं होगा क्योंकि वो बाउंड चार्ज है, और मेटल के अंदर फील्ड नहीं थी जो उसे ले जा सकती, यहाँ तो चार्ज स्टे करेगा और यहाँ पोटेंशियल जीरो है, तो जो डेल्टा वी है वो वी इनर के बराबर है, और क्यू बाय डेल्टा वी में मैंने डाल दिया, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया। जो सही फॉर्मूला है प्रॉपर्ली डिराइव्ड, उसमें क्यू या वी का टर्म फाइनली बचना नहीं चाहिए, और अगर क्यू आएगा तो वी भी आएगा, खाली क्यू या वी फॉर्मूले में नहीं आएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वी के टर्म्स में भी क्यू आएगा। ये कैपेसिटेंस का कंप्लीट फॉर्मूला हो गया जब आउटर वाले को अर्थ करते हैं। हम इनर वाले को भी अर्थ करेंगे थोड़ी देर में, पर नॉर्मली अगर कुछ भी नहीं बोलता तो हम यही केस मानते हैं, पहले तो ऐसे ही लिख लीजिए, इसी को याद भी कर लीजिए अच्छे से, 2-3 स्टार लगा लीजिए। When nothing mentioned, we always assume that when nothing mentioned, we always assume that the outer sphere has been earth. This is the more general case. The outer sphere has been earth. यही more general case है, यही more general case है। आउटर स्फीयर को अर्थ करते हैं, शायद हमारे लिए आउटर को अर्थ करना ज्यादा आसान है, अंदर हम काम घुसेंगे, शायद ऐसा मतलब याद रख सकते हैं आप उस तरह से बनते तो फैक्ट्री में है। कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आया वो आया के ए बी अपॉन बी माइनस ए और 9 × 10⁹ ऐसा यूनिट्स में।
ऐसा यूनिट्स कैपेसिटी खूब 4/ε0 न्यूमरेटर में आ रहा था ना, 4/ε0 भी ऊपर आता है, के भी ऊपर आता है। थ्योरी से अभी अभी इसको और बाद में ढंग से समझेंगे। अभी ये पता है कि अगर के बढ़ रहा है तो कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे लिख लीजिए इन कैपेसिटर्स C is directly proportional to dielectric constant in capacitors. C is directly proportional to dielectric constant. ये कैपेसिटी है। और बहुत बड़े फिगर से मुझे एक कंफ्यूजन आ रहा था, ये ऊपर लिखो कि नीचे लिखो, तो मुझे पता है कैपेसिटी का आंसर काफी छोटा आता है, इसलिए 9 × 10⁹ नीचे आना चाहिए, 9 × 10⁹ नीचे आना चाहिए। एयर होगी अगर तो बस ये के नहीं आएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को जरा सीजीएस यूनिट्स में देखेंगे। ऐसा लिख लीजिए सीजीएस यूनिट्स में। अब मुझे पूरा डेरिवेशन तो याद नहीं है, पर बस मुझे ये याद है, ये AB/B - तो सीजीएस यूनिट्स में ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो बस सी का आंसर आएगा AB/B - स्टैट का है। If A and B are in सेंटीमीटर, मीडियम का असर तो अभी भी वही आएगा। ये मैंने बड़ा के लिखा है, ये डायरेक्टली कांस्टेंट वाला के नहीं है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये डायरेक्टली कांस्टेंट वाला के। ठीक है, सीजीएस यूनिट्स में मुझे एप्सिलॉन नॉट नहीं दिखना, और ये अकेला नहीं आता, मोस्टली 4π भी साथ चलता है, पूरे 4πε0 से डिवाइड कर देता हूँ, फिर ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है भी नहीं। सीजीएस यूनिट्स में पूरा 4πε0 हट जाएगा। बस ये हो गया स्फेरिकल कंडेंसर जब आउटर वाले को अर्थ करते हैं, यही ज्यादा कॉमन है, और इसी पे हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, पहले तो यही लिख दीजिए, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडेंसर इज capacity of a spherical condenser is 1 microfarad. Potential of inner sphere is 10 volt. 10 volt. Outer side of outer is earth. Find the charge on the inner surface of outer sphere. Find the charge on the inner surface of the outer sphere. (10⁻⁻5) units. यूनिट्स बोलो अनुष्का। कूलम। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑलराइट, वही है। अच्छा, उसमें एक खास बात है ना, अभी पूरा मजा नहीं आया, थोड़ा सा रह गया, माइनस होगा। हाँ माइनस, सही बात है। ये कैपेसिटी 1 दी है, और वोल्टेज जो है, जो इनर वाले का वोल्टेज है, वही दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। क्यू को मैं सी ही करूंगा, सी है 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो को चाहो तो आप ऐसे ही रहने दो अभी, और सी है 10, बी है 10, तो 10 माइक्रो कूलम चार्ज है इसका आंसर। तो जो मुझे आंसर चाहिए था वो माइनस ऐसा होना चाहिए था, इसको जरूर +10 माइक्रो कूलम दिया होगा, इसको -10 माइक्रो कूलम होगा, और ये ऐसा होगा, ये सिचुएशन रही होगी। मेरा आंसर है -10 माइक्रो कूलम।
मैंने इस बात पे भी आप गौर करिए, शायद ध्यान ना गया हो कि जो इनर वाले का पोटेंशियल दिया था मैंने, तो आउटर का तो कुछ बात ही नहीं की थी, और आउटर अर्थ था। तो जो इनर का है वही इनर और आउटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, टोटल भी वही है। जो इनर का पोटेंशियल है वही इनर और आउटर में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वो भी जो मैंने दिया था वो डायरेक्टली यूज हो पाया। क्या ये माइनस की वजह से सवाल दिया गया था, मैंने पूछा था आउटर वाले की इनर सरफेस पे चार्ज, तो माइनस की वजह से ये सवाल आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। लिख दीजिए सॉलिड मेटालिक कंडक्टर is of radius r. It is enclosed by another concentric spherical shell of radius nr, and its outer surface is earth. तो आपको ये पार्ट निकालना है, कैपेसिटेंस changes by, कैपेसिटेंस changes by, और बी पार्ट निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ कोर्स, कैपेसिटेंस changes by a factor of. फैक्टर का मीनिंग मुझे आपको समझाना है। ये दो पार्ट हैं, एक है कैपेसिटर चेंजेस बाय और एक है कैपेसिटर चेंजेस बाय फैक्टर ऑफ। तो बाय चेंजेस बाय मतलब डिफरेंस निकालना है, सी फाइनल माइनस सी इनिशियल निकालना है पूरे सिस्टम का। जो फाइनल कैपेसिटी है वो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, यानी आर इंटू एन आर अपॉन एन आर माइनस आर। और पहले तो बस ये स्फेरिकल कंडक्टर ही था, बस ये, इससे जो भी आंसर आ जाए। ये पूरे सिस्टम की नई कैपेसिटी है और ये पूरे सिस्टम की इनिशियल कैपेसिटी थी। तो मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ जाएगा एन आर, उसका आर भी, हाँ ये वाला आर पूरा बाहर जा चुका है, एन आर अपॉन एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन, तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और उसके बाद ये आर कैंसिल हो गया, एन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, तो ये कैंसिल हो जाएगा एन और एन, ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन एन माइनस वन। शायद ये आंसर आ जाए। कैपेसिटी चेंजेस बाय, तो नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना। अब ये, अब पहले ये कंडक्टर था, अब ये कंडेंसर बन गया है। पहले ये अकेला कंडक्टर था, अब ये कंडेंसर बन गया है, और इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। ऐसे ही बस यही कुछ सवाल आएंगे, ऐसे ही सवाल आएंगे। और पार्ट बी में मैं रेशियो पूछ रहा हूँ, फैक्टर मतलब रेशियो, हमेशा सी फाइनल अपॉन सी इनिशियल। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी आर इंटू एन आर अपॉन एन आर माइनस आर, दिस एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन आर अपॉन एन माइनस वन इंटू आर इंटू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो फिर ये एन अपॉन एन माइनस वन आ गया। इतना तो पक्का है कि बाद में कैपेसिटी बढ़ गई है, पर कितने गुना बढ़ गई है वो देख लीजिए, एन अपॉन एन माइनस वन। ठीक है,
अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट बी वाले पे आप 1 स्टार दे सकते हैं। डिवाइस करना लायक है। फॉर्मूले पर आपको पता हो, सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता हो तो बहुत अच्छा स्कोर वैसे ही आ जाता है। कोई भी चैप्टर आपको छोड़ा हुआ ना हो, जो भी थोड़ा बहुत बैकलॉग होगा जो आप साथ साथ उसके टीचर के साथ साथ जिनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो चैप्टर छूट ही जाएगा, वो फाइनली आप कर ही नहीं पाओगे। और सिलेक्शन का सबसे पहला मंत्र तो यही है कि कम से कम सारा सिलेबस, सारे चैप्टर्स तो आपको ठीक से आते हैं, कोई बैकलॉग ना हो, कोई पुराने चैप्टर ज़्यादा छूटते ना जाएं कि बस यहाँ क्लास में नोट्स लिखे और पुराने छूटते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नंबर आएंगे, वरना भले तुम्हारे 10th में 95% आए हो, 99% आए हो, कोई मतलब नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। कॉम्पिटिशन इज एंटायरली डिफरेंट। आपने 10th तक मेहनत की और अब मेहनत नहीं की तो वो सब भी बेकार हो जाएगा। और 10th में जो 60% 70% लेके बैठे होते हैं, ऐसे कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो अंडर 100 मार्क्स आते हैं फाइनली, क्योंकि वो उनका पीक ही अब आया है, वो सीरियस ही अब हो, और उनके पढ़ने का तरीका, ये जो 99% वाले होते हैं ये परफेक्शनिस्ट लोग होते हैं, ये एक एक लाइन पढ़ते हैं। वो अप्रोच यहाँ तो चल ही नहीं सकती, उतना तो पॉसिबल ही नहीं कि आप सारा सिलेबस कर पाए। जो थोड़ा सा पढ़ेगा और क्वेश्चन करने की कैपेसिटी रखता है वो बहुत अच्छी रैंक से निकाले। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चन में घुस जाओ, और फॉर्मूले सारे याद हो, एक ही शर्त है, फॉर्मूले सारे याद हो तो डेफिनेट सिलेक्शन है आपका। फॉर्मूले आपको सारे याद हो, ठीक है। बाकी सवाल तो इतने छोटे छोटे थे, कहीं डिफरेंस पूछ लिया, कहीं फैक्टर पूछ लिया, ठीक है प्रियांशी, वेरी गुड। फॉर्मूले सारे याद रखो, वाइवा दूंगा मैं एक आध दिन अभी, ठीक है प्रियांशी। Yes, sir. हाँ, ऑलराइट। अब इसमें मैं अगला क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, यही वाला केस है, कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड, कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैराड, और जो बी माइनस ए है वो है 1 मिलीमीटर। बी माइनस ए बहुत ही छोटा दिया है और कैपेसिटी तो वैसे अच्छी रीजनेबल बड़ी दी है, बस आपको बी की वैल्यू निकालनी, बी की वैल्यू निकालनी। बड़ा छोटा सा डेटा दिया है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। सी दिया है माइक्रो, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10⁹। शायद ए को एलिमिनेट करना है मुझे, तो मैं ए को लिख दूंगा बी माइनस 1 मिलीमीटर इंटू बी, और बी माइनस ए तो मुझे 1 मिलीमीटर ऑलरेडी दिया ही हुआ, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फॉर्मूला है सी, फिर ये कांस्टेंट में मुझे डाउट आता है ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, तो कैपेसिटी छोटी आती है, ये नीचे आएगा। फिर ए यानी इससे निकाला मैंने, बी माइनस 1 इज इक्वल टू ए, और ये मिलीमीटर में है, और शायद ये बाकी सब आप मीटरों में रख रहे हो, तो एक्चुअली बी माइनस 0.001 है। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और कायदे से ये सब जब सब मीटरों में चल रहा है तो ये 0.001 है। अब हमारा कहना है कहाँ इतनी सी छोटी चीज माइनस करेंगे यार, तो इन दोनों को बराबर ही मान लो, यही हम कर लेते हैं, यही एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, वरना क्वाड्रेटिक बनेगी, और बात क्वाड्रेटिक की नहीं है। वी मस्ट बी एबल टू मेक इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशन। मैं दोनों को ही बी मान लेता अपॉन 10 टू द पावर -3। ये एक खास बात आप लिख लीजिए कि भाई उम्मीद, मेरी बात सुनो जरा एक मिनट, उम्मीद ये है कि ये बहुत बड़ा कंडेंसर है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी आई है और थिकनेस ये बहुत कम है, इसका मतलब बहुत बड़े के कंपैरिजन में ये गैप आ रहा है, तो जरूर ए और बी ऑलमोस्ट बराबर ही है। ऐसे ही लिख दीजिए अलग से पहले स्टार बना के, when thickness of the annular space is negligible, अब negligible किसके रिस्पेक्ट में वो आप ही को देखना पड़ेगा। then we can approximately we can assume
that both A and B are equal. हम A और B दोनों को इक्वल मान सकते हैं, हम A और B दोनों को इक्वल मान सकते हैं, ये खास अजम्पशन है, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। और है तो फिर हमारे किसी एग्जाम का ही, मेडिकल एग्जाम का ही है। तो यहाँ कैपेसिटी थी 10⁻6, यहाँ था 9 × 10⁻9, और A × B को मैंने d² लिख लिया, और ये B - A 10⁻3 आ गया। तो ऊपर ले चलता हूँ मैं, आपसे बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। d² जो है वो 9 आ गया, 9 और -3 6 हो गया, और 6 और -6 कैंसिल हो गया, d² 9 हो गया, तो d जो है वो 3 आ गया, 3 मीटर, b 3 मीटर, और जरूर a निकालते तो वो 2.999 मीटर आता। तो इसलिए हम तो a को भी अप्रोक्सीमेटली वही मान लेते हैं। अगर हमें लग रहा हो कि ऑलमोस्ट बराबर है, तो b - a उसने बहुत ही कम दिया था, और यहाँ साइजेस सब बड़े बड़े ही होते हैं, तो a और b जरूर बराबर हैं। ये अप्रोक्सीमेशन पेपर में आपको एक्चुअली कई बार करने पड़ते हैं। यू हैव गॉट टू मेक इंटेलिजेंट अप्रोक्सीमेशन। इक्वेशन अगर सॉल्व ना हो रही हो, तो या तो आपको ऑप्शंस को यूज करना पड़ता है, या आपको अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ते हैं। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्ट्रेटोस्फीयर extends above the surface of Earth from a radial distance of 50 kilometers. बस find the capacity of a spherical condenser formed by Earth and stratosphere. अर्थ का रेडियस तो आप जानते ही हैं, 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट करिए, जो बातें अभी समझाई हैं वही सारी यूज होंगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये अज्यूम कर लीजिए कि स्ट्रेटोस्फीयर भी कंडक्टिंग है, और शायद उसकी आउटर स्किन अर्थ है। ये सब मान के ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। लिख दीजिए, वी विल अज्यूम द स्ट्रेटोस्फीयर टू बी कंडक्टिंग। हम स्ट्रेटोस्फीयर को कंडक्टिंग लेंगे, कंडक्टिंग लेंगे, और वो भी मान लेंगे कि उसकी आउटर स्किन अर्थ से। फिर वही बात है एक्चुअली, ना ए और बी दोनों को ही मैं आर मान लेता हूँ, और ये बी माइनस ने 50 किलोमीटर दिया है। ये है चक्कर, जो गैप है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, वही बस सिखाना है कि ए और बी दोनों को वही मान लीजिए। और ये 6400 किलोमीटर
इंटू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर है अपॉन 50 किलोमीटर ही ले लेता हूँ ताकि ये कैंसिल हो जाए। या तो आप सब कुछ या तो सब कुछ पहले मीटरों में ले आओ। आया किसी का आंसर? 91.74 क्या यूनिट? फैरेड। अनुष्का यूनिट? फैरेड। कैलकुलेटर लेके बैठती है क्या? सर ये वाला पढ़ा था, इस वाले में किया था कैलकुलेट। मत किया करो, या करना होगा हम बताएंगे, नहीं तो मत करो प्लीज। तो 10 तो चलो पहले यही काट देता हूं। अब 1 2 3 और 3 6, एक बचा 2 3 और 6, तो ये हो गया 64 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 9 इंटू 5 45 इंटू 10⁻⁹। 64 अपॉन 45 इंटू 10⁻³ आ रहा है। मुझे लग रहा है ये 1 से थोड़ा ही बड़ा है पर मिलीफैरेड्स में है। सर 164 छूट गया। जोर से बोले। 164 छूट गया है। अच्छा हाँ, वो 64 तो मैंने शायद एक भी नहीं लिया। ठीक है, ओके फाइन। हाँ 64 इंटू 64 करेंगे, 164 छूट गया, दैट्स राइट। ठीक है, आंसर कितना आएगा फाइनली? वैल्यू फिर से बता दीजिए। 91.74 फैरेड। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। सर 9.1 into 10⁻⁻² फैरेड। 9.1 इंटू -2 फैरेड। -2। हाँ इतना आ सकता है। ये देखो, ऐसा था वो 64 इंटू 64 अपॉन 45 इंटू 10⁻⁻3। अब मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 60 to 60 भी बना लेता हूँ, और इन दोनों को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इनको छोटा कर रहा हूँ, तो फिर मुझे कायदे से इसको भी छोटा करना चाहिए। इसको मैं 40 बना लेता हूँ, तो मुझे कम से कम एक रफ आइडिया तो लग जाएगा। ये 36/4 हो गया इंटू 10⁻² हो गया, ये 9 इंटू 10⁻² हो गया। ठीक है, ये इंटू 10⁻6 कर लो तो इतने माइक्रोफैराड हो गया, 90,000 माइक्रोफैराड हो गया। कहाँ अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैराड थी, खाली अर्थ एज अ कंडक्टर की कैपेसिटी इतनी थी, और अब टोटल कैपेसिटी इतनी आ रही है। ये मैंने अप्रोक्सीमेशंस की है, थोड़ा इसको भी छोटा कर लिया, थोड़ा इसको भी छोटा कर लिया, तो 9.1 की जगह मेरा 9 आया। कौन सी ज्यादा दिक्कत आ गई है ना? पर ठीक है, एक आइडिया हो गया कि हाँ यार अब तो कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। 50 किलोमीटर पर दूर पर एक कंडेंसर रख लिया, एक और कंडक्टर रख लिया बस, और अब कैपेसिटी काफी बढ़ गई। ओके, तो ये था एक केस। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। अगली हेडिंग ये दे दीजिए, स्फीयरिकल कंडेंसर विद इनर स्फीयर अर्थ। इनर स्फीयर अर्थ, ये हमारा नेक्स्ट केस है। स्फीयरिकल कंडेंसर में दो केस हम होते हैं, हम इनर वाले को अर्थ कर रहे हैं। इसका रेडियस a है, ऐसा कुछ ये हो गया, ये b हो गया, और ये अर्थिंग मैंने दिखाई दी है
कई बार खाली ये लोग अर्थिंग डायग्राम में ऐसा भी चलता है, ये भी दिखा देते हैं। ये इसको अर्थ से जोड़ के ये भी दिखा देते हैं, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल, कुछ भी एक्सेप्टेबल है, चलेगा। ठीक है, अब मैं लिख दीजिए आउटर स्फीयर इज गिवन अ टोटल चार्ज ऑफ क्यू। आउटर वाले को हम लोग टोटल चार्ज क्यू दे देते हैं। ठीक है, अब इंडक्शन से अंदर चार्ज कुछ आएगा, इंडक्शन से कुछ चार्ज अंदर वाले पे आएगा कि नहीं आएगा? अंदर चार्ज अब इंडक्शन से नहीं आएगा, क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है ना, तो इंडक्शन नहीं होगा, अर्थ से आएगा। लिख दीजिए द इनर स्फीयर रिसीव्स चार्ज, और इसको मैं माइनस क्यू लिख लेता हूं, रिसीव्स चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम अर्थ, माइनस क्यू फ्रॉम अर्थ। और हमने पहले किया हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, क्वेश्चन में सब डिस्कस किया हुआ है हमने, और बता देते हैं कि इस पर इनर स्फीयर पे चार्ज आया है फ्रॉम अर्थ, नॉट बाय इंडक्शन। इंडक्शन से इसलिए नहीं आया है क्योंकि अंदर फील्ड ही नहीं है, इस चार्ज ने अंदर कोई फील्ड पैदा नहीं की, इस चार्ज ने अंदर कोई फील्ड पैदा नहीं की। और मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया? क्योंकि इसका टोटल पोटेंशियल जीरो होना है, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो अंदर के सब पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव है। यहाँ टोटल पोटेंशियल जीरो होने के लिए खुद पे नेगेटिव होना चाहिए ना। थोड़ी सी थ्योरी मैंने लगा ली, मैं अगर इसे नहीं मानता प्लस क्यू, इसे मैं नहीं मानता माइनस क्यू, प्लस क्यू मान लेता फिर अमरजोत, तो अपने आप वो कैलकुलेशन से नेगेटिव आ जाता। और हमने इसे माइनस क्यू मान लिया, तो फिर न्यूमेरिकल्स में आंसर देना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना। इसका टोटल पोटेंशियल होना है जीरो, और इसके कारण इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, क्योंकि अंदर सेफ बैठा है बच के घर में, तो खुद का कर्म खुद के नेगेटिव होने चाहिए, तब जाके टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, घर के अंदर बैठे हो, घर की सेफ्टी में, और घर वालों ने जो नाम कमाया है वो तुम्हारे को मजे से मिल रहा है सब कुछ, तुमने सब मट्टी पलीत कर रखी है, खुद ने नेगेटिव कर्म किए, तब जाके खुद का टोटल पोटेंशियल जीरो हुआ है। एनीवे, माइनस क्यू बाय ए प्लस क्यू बाय बी इज इक्वल टू जीरो। क्यू बाय ए इज इक्वल टू क्यू बाय बी, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू ए बाय बी, ये है। जो वैल्यू ओवरऑल इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही है, पर नेगेटिव के बाद कितनी है वो ये। ठीक है, बड़ी छोटी सी इक्वेशन है, इसके पोटेंशियल को जीरो से इक्वेट कर दीजिए, बड़ी छोटी सी इक्वेशन है कि इसके पोटेंशियल को आप जीरो से इक्वेट कर दीजिए। और वैसे इसका आंसर अगर हम कोशिश करें ऑब्जर्व करने की, तो वैसा आ रहा है जैसे शेयरिंग ऑफ चार्जेस में आता था। शेयरिंग ऑफ चार्जेस में भी तो बोलते थे चार्जेस का बंटवारा कैपेसिटी के रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, यहाँ भी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। आपको इसका क्यों चाहिए ना, तो इसी का ए, इसी का रेडियस अपॉन बाहर वाले का रेडियस इनटू टोटल चार्ज। फिर से यहाँ लिख लीजिए एक लाइन स्टार लगा के, चार्जेस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड in direct proportion of radii, direct proportion of radii। मतलब इस वाले का मतलब इस बात का यह है कि इनर वाले का रेडियस अगर मान लीजिए 2/3 है, तो अंदर वाले पे चार्ज भी बाहर वाले के चार्ज का 2/3 आ जाए। अगर ये आपको शॉर्टकट सीखना हो तो, वैसे हमें शॉर्टकट में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। फिर से लिख देते हैं, लाइन को लिख तो देते ही हैं। If radius of inner sphere is half of that of the bigger sphere, then charge on the inner sphere will be half of that of the bigger sphere।
charge on the inner sphere will be half of that of the bigger sphere. ठीक है, अगर वो 2/3 कुछ आ रहा है, 2/5 आ रहा है, 2/7 आ रहा है, तो फिर आप बढ़िया फॉर्मूले से ही करिए। और अगर वो साफ साफ दिख रहा है कि अंदर वाले का रेडियस 1/3 है, तो फिर उसमें चार्ज भी 1/3 दे दीजिए, बात ही खत्म। ये बड़े कठिन क्वेश्चन माने जाते हैं और बड़ा प्यारा सा शॉर्टकट आपने इसके लिए निकाल लिया है। चार्जेस तो साइज के प्रोपोर्शन में ही आते हैं भाई, चार्जेस तो साइज के प्रोपोर्शन में ही आते हैं। थैंक यू रिनी। चार्जेस तो साइज के प्रोपोर्शन में ही आते हैं। छोटे वाले का चार्ज कब आएगा भाई? पोटेंशियल इक्वल है ना, जितना खुद के कारण है उतना ही पड़ोसी के कारण है। वो शेयरिंग ऑफ चार्ज में भी तो पोटेंशियल इक्वल हो जाते थे, यहाँ पे भी तो पोटेंशियल इक्वल हुए हैं। तो चार्ज हमेशा छोटे वाले पे कम आता है, छोटे वाले पे कम आता है चार्ज, ये ध्यान रख लीजिए। अब बस बात खत्म हो गई। अब एक्चुअली क्या है, अगर इसे कंडेंसर बनना है, अगर कंडेंसर बनना है तो मुझे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सामने दिखने चाहिए। मेरे को नया डायग्राम बना लेना चाहिए और ये लिख लेना चाहिए कि न्यू चार्जेस, न्यू चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये वर्ड्स तो मैं वैसे ही ले रहा हूं जैसे कि मैं आपको शेयरिंग ऑफ चार्जेस पढ़ा रहा हूं। न्यू चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू तो आएगा ही आएगा। यहाँ पहले से प्लस क्यू बैठा था और यहाँ प्लस क्यू का एक माइनस क्यू यहाँ आ गया, बस यही नए चार्जेस। कुछ भी करके ऐसी सिचुएशन तो डेवलप हो ही जाएगी, कुछ भी करके ऐसी सिचुएशन तो डेवलप हो ही जाएगी कि सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आएंगे, सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आएंगे, बस। अब मेरा असली मुद्दा तो ये है, एक तो ये क्वेश्चन आता है कि नए चार्जेस आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, एक तो ये आता है भाई इस पे टोटल चार्ज तो क्यू है ना, अभी टोटल चार्ज तो क्यू है, इधर माइनस क्यू प्लस क्यू हो गए और इधर थोड़ा चार्ज कम हो गया। अगर यहाँ 10 था तो यहाँ 8 बचा, 2 अंदर चला गया। अगर यहाँ 10 था, हो सकता है अगर इसका रेडियस 1/5 हो तो ये -2 ये +2 और ये 8 और +2 और 8 मिलके 10 हो जाएंगे, ऐसे ही कुछ होता है। खैर हेडिंग दे दीजिए कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। हमें इसकी कैपेसिटी चाहिए जब इनर वाले को अर्थ किया जाता है। कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम व्हेन द इनर इज अर्थ, व्हेन द इनर इज अर्थ। अब पहले तो मैं इसमें फील्ड बना लेता हूँ, मालूम फील्ड, फील्ड खाली दोनों के बीच में जो एनुलर स्पेस है वही रहेगी या फील्ड कहीं बाहर भी होगी? एनुलर स्पेस जो है दोनों के बीच में, खाली फील्ड वहीं तक सीमित रहेगी या बाहर भी होगी? बाहर भी होगी। बाहर भी होगी। यहाँ प्लस से माइनस एक रेडियल फील्ड होगी, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, और ये ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है। इसकी फील्ड एक अलग बाहर होगी, इस वाले चार्ज की फील्ड अंदर नहीं आएगी, ये फील्ड खाली इस चार्ज के कारण, और एक बाहर अलग फील्ड और ही है। इफेक्टिवली मेरे पास एक्चुअली दो फील्ड्स हैं, दो फील्ड्स हैं तो यहाँ पे जरूर, और फील्ड तो कैपेसिटर के अराउंड होती है। लिख दीजिए here we have two fields, two fields, so there must be two capacitors, there must be two capacitors। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं, पर इससे बड़ा क्लियर है जो मैं बात कर रहा हूँ, सफिशिएंटली क्लियर है। मेरा कहना है माइनस क्यू और प्लस क्यू मिला के ये कंडेंसर बन गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू मिला के ये कंडेंसर बन गया, और एक मेरे पास से आउटर कंडक्टर बन गया, और ये जो आउटर कंडक्टर है,
इसने भी अपनी सरफेस पे कुछ चार्ज स्टोर किया है आउटर सरफेस पे। जो कंडक्टर्स होते हैं वो तो वैसे भी आउटर स्किन पे ही चार्ज स्टोर करते हैं, उनकी इनर पे तो कुछ चार्ज होता नहीं है। आउटर पे अगर चार्ज हो तो बस ये अपने आप में मेरा काम, ये एक कंडक्टर कहलाता है अगर आउटर पे चार्ज हो, और इसकी कैपेसिटी होती है 4πε0r। मेरे पास एक तो सिस्टम है इन दोनों का, इनर और आउटर का, जहां चार्जेस -q +q आमने सामने बैठे हैं। तो दिस इज द कंडेंसर एंड दिस इज अ कंडक्टर, जिसकी आउटर स्किन पे चार्ज बैठा है। कंडक्टर में वैसे भी खाली आउटर स्किन पे ही चार्ज होता था, तो मेरे पास एक कंडेंसर है प्लस एक कंडक्टर है, और मैं दोनों की कैपेसिटी ऐड कर दूंगा। लिख दीजिए, वी हैव नाउ अ कंडेंसर formed by inner sphere and inner surface of outer sphere, and we have a conductor of radius b, outer वाला of radius b, containing some charge on its outer skin, दोनों ने अपने अपने फील्ड पैदा किए, दोनों ने अपने अपने इंडिपेंडेंट फील्ड पैदा किए, और बस फिर हम तो कह देंगे कि thus we have a condenser and a capacitor, we have a condenser and a conductor, तो जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगी ना वो ये हो जाएगी, ये कंडेंसर की हो गई और ये कंडक्टर की हो गई। एक कंडक्टर का यदि रेडियस b होता और उसके आउटर स्किन पे वो चार्ज स्टोर कर सक रहा है कितना भी, तो बस वो एक कैपेसिटर हो गया जिसकी कैपेसिटी वैलिड है। तो 4πε0 में कॉमन ले लूंगा, ab/b - a प्लस b 4πε0 ab + b स्क्वायर माइनस ab/b - a, ab और ये कैंसिल हो गया, तो कैपेसिटी का आंसर है 4πε0 × b स्क्वायर अपॉन b - a। खाली ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये डेरिवेशन के डिस्कशन आप चाहें तो ना करें अगर आपको याद हो रहा है, और वरना तो एक ही स्टेप याद करना है, अ कंडेंसर प्लस अ कंडक्टर। When the inner sphere is earth, we get a condenser plus a conductor। जब इनर वाले को अर्थ कर देते हैं तो हमारे पास एक कंडेंसर आ जाता है और एक कंडक्टर आ जाता है। पूरे सिस्टम की अब ये कैपेसिटी हो जाती है। दो ही सवाल बनते हैं इसके, या तो वो इनर वाले का चार्ज मांग लेता है, या वो पूरा दोनों को सब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मांग लेता है तीनों सर्फेसेस पे, और या फिर वो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी मांग लेता है। जब आउटर वाले को अर्थ करते हैं तो फायदा ज्यादा नहीं है, जब इनर वाले को अर्थ करते हैं तो फायदा ज्यादा है। इनर वाले को अर्थ कर दिया तो कैपेसिटी बढ़ गई, इनर वाला अगर अर्थ कर दिया तो कैपेसिटी बढ़ गई। ऑलराइट, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख दीजिए, ए की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और सिस्टम में चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। पूरे सिस्टम में जो चार्ज आपको बाहर देते हैं और 2 माइक्रोकूलम। तो बस ड्रॉ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Inner is earth,
इनर इज अर्थ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, बना लिया होगा अब तक आपने। रेडियस आधा तो चार्ज आधा। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ -1, तो यहाँ +1, और टोटल 2 होना है तो यहाँ +1। ये आधा है, इसमें चार्ज आधा। यदि इस पे 2 है तो इस पे 1, और अंदर वाले पे -1 आता है, इसके सामने +1 आएगा, और टोटल 2 रहना है। आगे बात समझ में? ये एक अच्छा बड़ा कठिन क्वेश्चन माना जाता है। जब वो इनर स्फीयर को अर्थ कर देते हैं तो इसका नाम सुन के हमें ही अर्थ में घुस जाते हैं। ये सवाल पढ़ा हमने कि इनर वाले को अर्थ किया और बस हम तो गड्ढा खोदने लगते हैं अपना। बहुत ज्यादा आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। टाइम देने की बात है, टाइम आप देंगे तो बहुत मजा आएगा आपको इसमें। बड़ा प्यारा सवाल है। अगर ठीक है, अब इसमें आप पार्ट भी निकालिए, पार्ट भी निकालिए। What is the potential difference between the two spheres? What is the potential difference between the two spheres? आया? इनर वाले का तो पोटेंशियल 0 है ही, जो आउटर वाले का है, जो आउटर वाले का है, बस वही दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। और आउटर वाले का टोटल चार्ज यही है। आउटर वाले का सिंपली पोटेंशियल निकाल लीजिए। आउटर वाले का पोटेंशियल है 9 × 10⁹ Q/R इंटू Q, और वह रेडियस हो गया, बात खत्म। ये 2 से कट गया है ना। 4.5 इंटू 10⁻³ 3 + 2 5, क्या आंसर है? नाइन इंटू K/R, सॉरी K/R, ये K है, ये उसका Q है, K/R। ठीक है, अमरजोत आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए। सर V in माइनस आउट लेंगे या आउट माइनस इन? अच्छा ठीक है, वो चिंता मत करिए, वो तो जो भी होगा आप संभाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बोला है बिटवीन इनर एंड आउटर बोला है, तो V in - V आउट लेंगे, है ना। सर अंदर वाले चार्ज को कुछ कंसिडर नहीं करेंगे? हाँ किंजल, क्या पूछ रहे हो? सर अंदर वाले चार्ज का कुछ कंसिडर नहीं करेंगे? हाँ शाबाश, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। ये बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट है। अंदर वाला चार्ज कंसिडर यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए। वार्निंग लिख दीजिए, बड़ी कठिन बात है, गहरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ है ये बात। और मजा आ गया क्योंकि आपकी तरफ से जवाब आया। चार्ज, we should not consider the charge on the inner side of the outer sphere. Inner charge on the inner surface of the outer sphere. To calculate the potential of the outer sphere. To calculate the potential of the outer sphere. मैंने तो फॉर्मूला उठा के लगा दिया आइसोलेटेड कंडक्टर का। अभी आइसोलेटेड कंडक्टर थोड़ा ही है। या तो आप ये बोल दीजिए साहब
कि यहाँ का -1 आप ले लीजिए इसमें +2, पर ये फिर -1 इसमें पोटेंशियल को कम भी तो करेगा। तो जब इंडक्शन होगा तो फिर अपन हैं? जब इंडक्शन होगा तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। है तो यहाँ पे, यहाँ -1 भी है और ये +1 भी है। हाँ, तो इंडक्शन मैं नहीं तो हो रहा कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ। जिन भी कारणों से, और यहाँ +1 है। तो अब आप क्या करिए, आप इस पे +2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका असर निकालिए, और पोटेंशियल तो इसके कारण यहाँ आएगा माइनस। या तो इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल ले लीजिए, या खाली समझ जाइए कि मेरे को इसके आउटर स्किन पे जो चार्ज है उससे वही उसकी कैपेसिटी डिसाइड कर रहा है, वही इसका पोटेंशियल डिसाइड कर रहा है। जो आउटर वाले की सारे डिस्कशंस आर डिसाइडेड बाय द आउटर चार्ज। या तो देखिए ये पूरा बोलिए कि साहब आपने फॉर्मूला लगा दिया कंडक्टर का, जबकि ये कंडेंसर है, इसका भी तो असर लीजिए। और यहाँ बस फिर बोलिए कि लिख लीजिए कि फॉर ऑल कैलकुलेशंस on the outer sphere, we should consider the charge on the outer skin only. We should consider the charge on the outer skin only, because it has capacitance. It has capacitance due to its outer surface only. इसमें जो भी कैपेसिटेंस है वो इसके आउटर सरफेस के ही कारण है ना, बस यही कुछ कहना है। बेस्ट तो फिर यही होगा, आप तो दोनों का निकालो, पूरा बाहर वाले का भी निकालो और अंदर वाले का भी बाहर निकालो, बाहर वाले का खुद के कारण निकालो और अंदर वाले का के कारण भी बाहर की सरफेस पे निकालो। तो फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया कंडक्टर का, जबकि मेरे पास था सिस्टम कंडेंसर का, बस यही समझना है, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया। सी पार्ट में मैं बोल सकता हूँ, या मैं एक नया क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, नया क्वेश्चन दे देता हूँ। ए जो है वो 1 सेंटीमीटर है और बी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और क्यू जो है वो 10 कूलम है। अब कह रहा हूँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। अब वो अंदर वाले का रेडियस 1/5 है तो उस पर चार्ज भी 1/5 है, तो ये ऐसा बचे। अंदर वाले का रेडियस 1/5 है तो उस पर चार्ज भी टोटल चार्ज का 1/5 है। और नहीं तो मैं ऐसा करूंगा कि -q/a + q/b = 0। तो q/a = q/b, तो स्मॉल q मुझे निकालना है। a जो भी दिया है 1 सेंटीमीटर, इसको बड़ा q 10 दिया है और b 5 दिया है, तो स्मॉल q अपने आप आ गया। और उसको 2 नहीं लिखना, -2 लिखना। ये कैलकुलेशन से 2 आ रहा है तो इसे -2 लिखना। ये बड़ा प्यारा हमारा तरीका है कि अगर इसका रेडियस, इससे आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ आएगा, बिल्कुल मेंटली आप तुरंत बता पाएंगे। यदि इसका रेडियस 1/3 है तो इसका चार्ज भी 1/3 है और टोटल चार्ज इसमें 10 होना चाहिए और यहाँ इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। अब पूछ रहा हूँ इस सिस्टम की कैपेसिटी निकालिए। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम। पोटेंशियल वाला सवाल बड़ा खतरनाक था, वो रिस्की था। तो पिछला सवाल था पोटेंशियल, जहां आपने निकाला था उस पर आप रिस्की लिख दीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब कैपेसिटी है तो ये आया था b/b - a।
ये बी अपॉन बी माइनस ए प्लस बी आया था, ये सॉल्व करके बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए आ गया था, और मैं ये 9 इंटू 10 पर 9 भी लूंगा तो बी स्क्वायर यानी 25 इंटू 10 पर माइनस 4 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी माइनस ए 5 सेंटीमीटर ही आएगा, और ये 4 सेंटीमीटर आएगा, तो 4 इंटू 10 पर माइनस 2 25 बाय 36, ये 25 हो गया, 9 होता 36 हो गया, इनटू ये 10 पर माइनस 2 बच गया, और ये ऊपर चला गया तो 10 पर 7 हो गया, नहीं माइनस में तो जाएगा, तो माइनस 2 माइनस 9 माइनस 11 हो गया, कितने का है, ठीक है ना। आंसर तो बहुत ही छोटा आना चाहिए था, इसलिए जैसे ही मेरी असली मिस्टेक हुई, कैपेसिटी का आंसर +7 में तो कभी आ ही नहीं सकता, तो एक आध स्टेप और ज्यादा लिख के करता तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होती। ये आंसर कैपेसिटी का वही है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, और ये फॉर्मूला बहुत अच्छों को याद नहीं मिलता, फाइनली है तो कुछ भी नहीं, पर बस या तो पढ़ा नहीं हुआ होता, या जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, तो ये बाद में पूरा टॉपिक से डर लगने लगता है। जब पढ़ाया जा रहा है इस समय आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो बाद में ये पूरा छूटने वाला है, ये ध्यान रख लीजिए। सिर्फ आप यहाँ बैठ के नोट्स ना बनाएं, उन्हें साथ साथ पढ़ें और उन पर क्वेश्चंस करें। असली बात ये है, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन भी आप इस पर बेस आज की डेट में कर लेंगे, आज की तारीख में, तो बस फिर आपका साथ देगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको, वरना अंदर ही अंदर गिल्ट खाई जाएगी कि बस मैंने तो लिखा है, मुझे याद तो कुछ है ही नहीं, या तो मैंने कुछ है ही नहीं, तो गिल्ट की वजह से चीजें हम और जल्दी भूल जाते हैं, उसके प्रेशर में। गिल्ट ना हो पाए, होने पाए आपको किसी भी प्रकार की गिल्ट ना होने पाए। अगला क्वेश्चन इसी में लिख लीजिए, कंडक्टर हैज सम रेडियस b, तो रेडियस दे देता हूं b, इट्स कैपेसिटी C1, की कैपेसिटी C1 है। नाउ a small concentric conductor of radius b by n kept inside it is earth capacitance of the system now is C2। अब सिस्टम की कैपेसिटी C2 है, तो C2 बड़ा है कि C1 बड़ा है? बड़ा तो C2 ही होगा क्योंकि वो कंडेंसर है। हाँ, बड़ा तो C2 होगा क्योंकि वो कंडेंसर है, तो कहता है C2 is greater than C1 by a factor of, C2 is greater than C1 by a factor of, तो C2 तो वैसे भी b स्क्वायर अपॉन b माइनस a है, और C1 b था, मुझे पता है मैं रेशियो लेने वाला हूं तो मैंने कांस्टेंट वैसे ही काट दी, तो जो C2 बाय b C1 है वो b स्क्वायर अपॉन b माइनस a इंटू 1 बाय d है, तो वो b अपॉन b माइनस a है ना। और मैंने शायद इसको ऐसा दिया है आपको, b अपॉन b माइनस b बाय n, शायद मैंने इनर वाले को b बाय n कहा है क्या? बस इतना सा आप और कर लोगे साथ में, b हो जाएगा, और ये n माइनस 1 इंटू b हो जाएगा, और ये n हो जाएगा, तो n अपॉन n माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही कोई सवाल बिल्कुल गारंटेड, इन्हीं में से ही कुछ सवाल बनेगा पेपर में, बिल्कुल इन्हीं में से ही कोई सवाल बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। ये अब ये पूरा खत्म हो गया। इनर स्फीयर जब हमने अर्थ कर देते थे तो ये समाप्त हो गया, पर मैं अब
ऐसे ही आपसे कह रहा हूँ, फिर लास्ट एक क्वेश्चन ये दे देता हूँ कि ये रेडियस बी है, ठीक है, ये रेडियस बी बाय एन है और ये रेडियस एन बी है, ठीक है। मतलब वी हैव अ कंडक्टर of radius b, its capacity is C1. Now it is enclosed by an earth conductor of radius nb. Capacity of system is C2. Next, the sphere of radius b by n is kept inside the conductor of radius b. Now capacity and the inner is earth. Now capacity is C3. आपको ये बताना C1, C2, C3 में से सबसे ज्यादा क्या है। मेनली तो C2 और C3 में ही कंपैरिजन करना है। जब बाहर वाले को वर्क करते हैं तब कैपेसिटी ज्यादा होती है, या जब अंदर वाले को वर्क करते हैं तब कैपेसिटी ज्यादा होती है। हम तो इसमें आपसे C3 by C2 मांग लेते हैं। C3 by C2 निकालना है आप। अपर लिमिट है क्वेश्चंस की यही बस, कोई वैरायटी मुझे तो नहीं लगता कि बचती है इसके अलावा। इसकी कैपेसिटी तो C1 है ही, इस वाले की अभी मैंने निकाली थी। एक बार इसको अर्थ किया है, एक बार इसको अर्थ किया है। एक की इक्वेशन तो अभी लिखी थी हमने, वही है। जहां तक C2 का सवाल है तो C2 है A इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, तो B इंटू एन बी अपॉन एन बी माइनस बी, तो C2 है एन बी अपॉन एन माइनस वन, और खाली B जो है मतलब जो C2 है वो n अपॉन एन माइनस वन इंटू सी है, C1। ये रिजल्ट आ गया। C2 है A इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा इंटू बड़ा अपॉन बड़ा माइनस छोटा, एक बी कैंसिल हो जाएगा, एन बी अपॉन एन माइनस वन और बी एन C1 इसकी कैपेसिटी। अब अंदर वाले को देख लेते हैं, ये तो अभी हमने निकाला ही था। C3 जो है वो है बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, और आपकी बार बी जो है वो बड़े वाले का है, ठीक है। तो बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए आपकी बार बी बाय एन है, ये बी बाय एन है, तो बी स्क्वायर और बी कॉमन हो जाएगा और ये एन माइनस वन अपॉन एन बन जाएगा, तो ये बी एन अपॉन एन माइनस वन हो जाएगा। ये C3 हो गया, तो जो C3 आ जाएगा, C3 आएगा वो आएगा n अपॉन n माइनस वन इंटू सी
1 बराबर ही आ गए। ठीक है, बाहर वाले की कैलकुलेशन के लिए ये छोटा था और ये बड़ा था, और इसकी कैलकुलेशन के लिए में जो बी होता है वो आउटर वाले का रेडियस होता है, और ये वाला तो बी बाय एन है, बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए बी बाय एन है। आंसर सेम ही आ गया, आंसर सेम आ गया। इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया, क्योंकि इनर और आउटर दोनों को यूज कर लिया इसमें, दोनों के फॉर्मूले यूज करवा लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइनली इन दोनों का आंसर सेम आ गया। वो पूछ सकता है कि भैया आप तो इनके रेडियसों में रिलेशन बताइए ताकि दोनों केस में कैपेसिटी सेम आ जाए, घुमा के दे सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। बेसिकली फॉर्मूले बस फॉर्मूले अगर याद होंगे तो थोड़ा सा ही कुछ करने में सवाल बन जाए। सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर्मूले, सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर्मूले, है ना, सबसे बड़ा चैलेंज है फॉर्मूले। तो चलिए अब हम फाइनली बात कर रहे हैं आपसे, ये हेडिंग दे दीजिए सिलिंड्रिकल कंडेंसर की। सिलिंड्रिकल कंडेंसर, वैसे सच पूछो तो ये बहुत रिक्वायर्ड तो नहीं है शायद आइडियली, इससे मैं एडवांस्ड डिस्कशन ही लिख देता हूँ। है तो आसान, पढ़ने के बाद तो आप कहोगे इसमें था ही क्या, इसमें क्यों एडवांस लिखा है। जिसको भी डिस्कस कर लेते हैं वो आसान तो हो ही जाता है, पर ऐसी कुछ चीजें बता देते हैं ताकि आपका टाइम अगर कम पड़ रहा हो तो आप यहाँ से टाइम बचा लें। पढ़ना तो सभी कुछ है, जो नोट्स में है पढ़ना तो सभी कुछ है, पर अगर कभी बाद में लगे कि नहीं टाइम कम पड़ रहा है, कहाँ से टाइम बचा है, तो इनको छोड़ दें। है तो ये ऐसा ही केस, सिलिंड्रिकल कंडेंसर या इसको हम बोलते हैं वायर कंडेंसर, ये वही केस है। इट हैज चार्ज distributed on a thin wire called line of charge, line of charge। ये ऑफकोर्स इनफाइनाइट एक्सटेंट की बात कर रहा हूं, ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, इनफाइनाइट एक्सटेंट की बात कर रहा हूं। ये लाइन चार्ज है, यही हमारा प्राइमरी कंडक्टर हो जाता है। थोड़ा सा ऐसा ऐसा हल्का सा मोटा बना लेते हैं, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस ए है, और ये आउटर स्फीयर है, आउटर सिलेंडर है, ये इनर प्लेट है, ऐसा रहता है ये इनर प्लेट है। मैंने कहा था कि शेप कोई भी हो मैं प्लेट ही नाम दूंगा। ये सिलेंडर है पर हम प्लेट कहेंगे, और ये आउटर प्लेट है। कंडेंसर में 2 प्लेट होती हैं, इनर प्लेट आउटर प्लेट, यही प्राइमरी है, यही प्राइमरी है, और इसी को हमने चार्ज दिया हुआ है वही लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सिलिंड्रिकल कंडेंसर ऐसे दिखाया जाता है डायग्राम में। ये उसका इनर वाला हो गया और बाकी बाहर आउटर एंक्लोजर हो गया। चार्ज हमने इसको दिया है, वही करेंगे। सबसे पहले क्या, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और अब तो वाकई इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी आर फ्रॉम बी टू ए। मुझे वी ए माइनस वी बी चाहिए, अब मैंने आउटर वाले को अर्थ किया हुआ है, और ये है माइनस, और इंटेंसिटी ये लाइन चार्ज के आसपास इंटेंसिटी कितनी होती है जनरल, 1/4 k into 2 lambda by r, 2 lambda r dr from b to a। तो va minus vb हो जाएगा, यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए।
तो -2k बाहर आ जाएगा, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, और 1/r dr हो गया log r, ये हो गया log r फ्रॉम b टू a। पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, इसका ज्यादा है इनर माइनस आउटर कर रहा हूँ, ये तो अर्थ है ही। तो va माइनस vb इक्वल टू -2k लैम्डा, और ये log a माइनस log b हो जाएगा, जो कि log a बाय b हो जाएगा, log a बाय b। और ये माइनस साइन को अंदर ले जाता हूँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मुझे चाहिए वो है 2k लैम्डा log b बाय a ln, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक प्रकार से बस ये थोड़ा रिवाइज हो गया। ये फॉर्मूला रिवाइज करना था, इसकी एप्लीकेशन एक चेक कर ली, एक न्यूमेरिकल में हालांकि हम सब कर तो चुके ही थे। और अब फाइनली अगर मुझे सी निकालना है, अगर सी निकालना है तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा वी, जो चार्ज है उसकी लेंथ एल कंसीडर करो, सिलेंडर की लेंथ एल कंसीडर करो, तो उसका चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और फिर यह है 2k लैम्डा और log b by l is the length of cylindrical capacitor, हाइट, तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर उसकी हाइट। चार्ज वाला टर्म तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए था, आंसर में लैम्डा तो आ ही नहीं सकता, चार्ज वाला टर्म तो कैंसिल हो ही जाना चाहिए था, आंसर में लैम्डा नहीं आ सकता। और बाकी क्या फिर ये हो गया l, और ये 2, और k हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में आ रहा है log b बाय a। तो कैपेसिटी सिलिंड्रिकल कंडेंसर की हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन 2 log b बाय a। तो कैंसिल कर देता हूँ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू l अपॉन log b बाय a, अपॉन में आ रहा है। ये फॉर्मूला अगर आपका कमजोर भी होगा तो चलेगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। बहुत रेयरली आप इसका कोई न्यूमेरिकल बुक्स में ढूंढ पाएंगे, बस यही फाइनल फॉर्मूला है। कभी कभी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की बात कर देते हैं, वो ये वाला एल का टर्म नीचे आ जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन बस log b बाय, क्यू तो आ नहीं सकता, v तो आ नहीं सकता, एप्सिलॉन नॉट का टर्म न्यूमरेटर में आता है, और एक ही खास टर्म है जो log b बाय है, पर वो डिनोमिनेटर में आता है, पर वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, बस यही था फॉर्मूला है कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ में, फिर इसका यूनिट हो जाएगा फैराड पर मीटर, फिर इसकी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है ना, तो फैराड पर मीटर। ये सिलिंड्रिकल कंडेंसर भी समाप्त हो गया। एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन कैपेसिटी of a spherical conductor is condenser is C। कुछ नहीं बोला है, मतलब ये कि मैंने आउटर रिजर्व, C1 ले लेता हूँ, फिर आउटर रिजर्व। Capacity of a cylindrical condenser also having radii A and B is C2। मतलब मैंने पहले बताया नहीं था, पहला वाला जो केस था उसमें भी A और B है, इसमें भी ये A है
और ये बी है, और इसमें भी ये ए है और ये बी, ठीक है। बोथ ए एंड बी आर डबल्ड, now their capacities become C3 and C4 respectively. पहले C1 C2 थी, बाद में C3 C4 थी। तो सही क्या है कि C3 by C1 is 1, second option। C4 by C2 is 1, third option C3 by C1 is 4, और fourth option C4 by C2 is 2। इसको भी 2 दे देता हूं। अमरजोत, हाँ मल्टीपल करेक्ट हो गया है, मल्टीपल करेक्ट है, एक और भी सही है। अब मैंने 2 अलग अलग केस एक साथ जोड़ दिए ना, सिलेंड्रिकल का नाम देख के वैसे ही दिमाग की दही हो जाती है। हाँ सही है अमरजोत, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। थैंक यू सर। फॉर्मूले अगर पता है तो बस हो गया काम। फॉर्मूले पता है तो आपका हो गया काम। सिलेंडर में तो सबसे आसान है, एक तो इतने सारे नाम हो गए, पता ही नहीं कब क्या था। जो ए बी अपॉन बी माइनस ए है वो C1, और C2 जो है वो है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log b by a, ये C2 है। जहां तक C3 का सवाल है वो है 2a into 2b अपॉन 2b माइनस 2a। यहाँ गलती होने की संभावना है 4ab अपॉन 2 into b माइनस a, ये 2ab अपॉन b माइनस a, तो ये 2C1 हो गई। तो C3 by C1 का रेशो 2 है, ये सही है। और C4 जब मैं लिखूंगा, C4 लिखूंगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L तो आएगा अपॉन लॉग 2b by 2a। रेडियस डबल करने से, दोनों रेडियस डबल करने से इसकी कैपेसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 करेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल हो गया, बहुत बढ़िया सवाल हो गया। हमने सिलिंड्रिकल कंडेंसर और स्फेरिकल कंडेंसर दोनों मिला दिए। है तो छोटा सा सवाल, और आपको 4 फॉर्मूले एक बार ये लिखने पड़े। और वीक लिंक होता है हमारा स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल हमारा वीक लिंक तो होता ही है थोड़ा सा। हमने तो खुद ही उसे कह दिया कि उसे आप कमजोर रख सकते हो, आपकी इच्छा है। आप सोचोगे नहीं मुझे तो कुछ बड़ा करना है तो फिर मैं तो ये भी करूंगा, कुछ है तो है नहीं, एक जरा सा फॉर्मूला। मैं तो डेरिवेशन को भी याद करने को नहीं कह रहा आपसे, फॉर्मूला याद रखना है कि ऊपर एल आता है और नीचे भी एल आता है, नीचे लॉग बी बाय ए वाला एल आता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग बी बाय ए। यहाँ रेशो आ रहा है बी बाय ए का और इसमें डिफरेंस आ रहा था, जहाँ रेशो आ रहा है वहां तो फर्क नहीं पड़ेगा, और ये प्रोडक्ट न्यूमरेटर यहाँ 4 गुना होगा, ये डिफरेंस 2 ही गुना होगा, यहाँ 2 का फर्क पड़ा। परफेक्ट हो गया। अब एक लास्ट बचता है आपके सामने डिस्कशन, और जो बहुत लेंथी डिस्कशन जाएगा अगर सारी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स करने हो तो, और वो है पैरेलल प्लेट कंडेंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी की बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कंडेंसर, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैरेलल प्लेट कंडेंसर, मैं इसे पीपीसी के नाम से पुकारता रहूंगा, पैरेलल प्लेट कंडेंसर।
इसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, बस दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं ऐसी, वो स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, ट्रायंगल भी हो सकती है, बस ये प्लेट एक दूसरे के पैरेलल है और लाइनें नहीं है, ये लाइन नहीं है, दो प्लेटें हैं। आप सामने से दिख रहे हैं तो आपको ये लाइनें ही दिख रही होंगी, थोड़ा टेढ़ा कर लूंगा तो थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन दिखेगा, अभी ये लाइनें ही दिख रही हैं। ऐसा लिख दीजिए, इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, two parallel metallic plates. It consists of two parallel metallic plates. They may be of any shape. तो किसी भी शेप की हो सकती हैं, rectangle, square, circular plates, rectangular plates, square plates, circular plates और triangular plates. ये प्लेट्स किसी भी शेप की हो सकती हैं, पर ये प्लेट्स हैं और सामने से देखने पे ये ऐसी दिखती हैं प्लेट्स। और कैपेसिटर का यही सिंबल भी है, पीपीसी का सिंबल जो है ना, पीपीसी का सिंबल जो है वो फिर यही है, ऐसा। बहुत बड़ा तो नहीं दिखाते, छोटा सा दिखा देते हैं। तो ये ऐसा एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये बैटरी जैसा ही है कुछ। बैटरी में एक प्लेट बड़ी दिखाते हैं, एक प्लेट छोटी दिखाते हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। इसमें भी एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है, उसके बारे में बातें बाद में होंगी। अगर ये चार्ज है तो ये बैटरी जैसा ही बिहेव करता है, पर ये हाई पॉजिटिव पोटेंशियल का टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल का, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी में एक डंडा बड़ा और एक डंडा छोटा होता है, कैपेसिटर में दोनों डंडे बड़े सेम साइज के होते हैं, ये ध्यान रख लेना बस। है तो यहाँ पे फिर से वही एक प्राइमरी प्लेट है, ये प्राइमरी प्लेट है एंड इज गिवन अ चार्ज Q, और ये मेटालिक प्लेट है तो उसमें से आप जानते हैं कि Q/2 इधर आ जाता है और Q/2 इधर आ जाता है। ये प्राइमरी कंडक्टर है। अब मैं इसको कंडेंसर बनाना चाहता हूं तो क्या करूं? इसके पड़ोस में, हाँ लिख दीजिए another identical uncharged plate, another identical uncharged metallic plate is kept nearby. Another identical uncharged metallic plate is kept nearby. And its outer side is earth. ठीक है? Now the system becomes a condenser. और ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर कहलाता है। अब ये ऐसी सिचुएशन है, इधर Q/2 है, इधर Q/2 है, इधर -Q है और ऐसा ये टोटल अगर यहाँ Q है ना तो यहाँ -Q आएगा, ऐसा रहता है। और अर्थ होने से इधर तो कोई चार्ज बचता नहीं। ये एक्चुअल पिक्चर है और थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इरिटेटिंग है। हम एक सिंप्लीफाइड पिक्चर पढ़ना चाहते हैं। सिंप्लीफाइड पिक्चर ये है कि आप इधर भी +Q मान लो और इधर भी -Q मान लो और ये ले। ये डायग्राम को हैंडल करना आसान है। हम आज के बाद हमेशा कैपेसिटर्स के नाम पे, पीपीसी के नाम पे यही डायग्राम बनाया करेंगे। ये वाला जो -Q है ना, वो मान लो कि अट्रैक्ट करके उसने इस वाले को भी अंदर खींच लिया। मतलब वो सही है या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर मैं तो यही अज्यूम करूंगा कि वैसे तो ये मेटालिक प्लेट है और इसमें चार्ज आधा आधा दोनों तरफ रहेगा, और आप इसे नॉन मेटालिक प्लेट मान लीजिए। कैलकुलेशंस के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है कि आप ये मान लीजिए कि ये नॉन मेटालिक शीट्स है, क्योंकि नॉन मेटालिक में तो एक ही साइड चार्ज होता है ना। एक लाइन लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है। फॉर कैलकुलेशंस both the capacitor plates
are considered, both the capacitor plates are considered to be non-metallic. Non-metallic को caps में लिख दीजिए. Are considered to be non-metallic, so that charge resides only on their inner surfaces. Charge resides only on their inner surfaces. बस. Actually तो conducting है, metallic sheets हैं, और कैलकुलेशंस के लिए आप मान लीजिए कि नॉन मेटालिक, और फॉर्मूला भी फिर आप नॉन मेटालिक का ही लगा लीजिएगा. आप इन्हें नॉन मेटालिक मान रहे हैं. फर्क इतना है कि मेटालिक है, हमने तो पढ़ा हुआ है एक बार कि मेटालिक के दोनों साइड आधा आधा चार्ज है, या नॉन मेटालिक के एक साइड पूरा चार्ज है. एक ही बात है, फर्क पड़ता ही नहीं है. हम न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं कि इंटेंसिटी तो फील्ड तो चार्ज पैदा करता है ना, मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, फील्ड तो ये पूरा चार्ज पैदा करेगा. तो मेटालिक में चार्ज आधा आधा हो गया, और हम बोलते हैं फील्ड इसकी दोनों साइड की कंसिडर करनी है, इसकी एक ही साइड की फील्ड कंसिडर करनी है, तो इस पे एक ही साइड टोटल चार्ज है. बस आपको केवल ये ध्यान रखिए कि यहाँ प्लस की होता है या माइनस की होता है, क्योंकि आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज वैसे भी होने चाहिए. इस पूरे चैप्टर में आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने ही चाहिए. अब ध्यान से ये बात, मुझे इट इज टू अर्ली पर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप दोनों प्लेटों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए. क्वेश्चन लिख दीजिए. फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स. और बोलिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं. आंसर का वेट कर रहा हूं भाई, प्लीज बताइए. CE by V. क्या अनुष्का? CE by V. ये कौन सा फॉर्मूला भाई? वो S इक्वल्स टू QE में Q को C by V लिख दिया. नहीं. CE. क्या? F इज इक्वल टू QE में Q को CV लिख दिया. ये ठीक है, मान ली बात आपकी. अप्रोच ठीक है, अप्रोच ठीक है. आंसर सही है गलत ये तो मुझे नहीं मालूम, पर अप्रोच आपकी ठीक है. और कोई भाई? रेनी Q आंसर sigma by बताइए. 2 CV into sigma by 2 epsilon naught. अच्छा, C Q into E. Q sigma by epsilon naught. कुछ तो ठीक ट्राई कर रहे हो आप लोग, अच्छा ट्राई कर रहे हो, बड़ी खुशी की बात है. पर यार वो क्या हुआ भैया, Q1 Q2 by D स्क्वायर काहे नहीं लगा दे रहे आप? पॉइंट चार्ज नहीं है. हाँ बहुत बढ़िया, यही मुझे सिखाना था. मैं सोच रहा था आप गलत हो जाओगे तो मैं बड़ा ऐसा करूंगा, आपने वो होने ही नहीं दिया, मजा नहीं आया. बहुत बढ़िया, शानदार, एक्सीलेंट, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. लिख दीजिए, बड़ा बड़ा लिख दीजिए. Coulomb's law or any other result based on Coulomb's law is not valid in capacitors. Coulomb's law or any other result based on Coulomb's law is not valid in any other in capacitors. Any other formula based on Coulomb's law is not valid in capacitors, because here the two charges cannot be considered as a point charge. The two charges cannot be considered as a point charge. बस F Q1 Q2 by D square नहीं लगाएंगे. इंटेंसिटी का फॉर्मूला K Q by D square नहीं लगाएंगे. पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q by D नहीं लगाएंगे. कैपेसिटर्स में ये सब फेल हो गए. कैपेसिटर्स के फॉर्मूले नहीं लगेंगे.
आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि वो बोले या ना बोले, आपको ये हमेशा मानना है, भले ही इतनी तीसी कैपेसिटर प्लेट्स हो, और आपको मानना है दे आर ऑलवेज ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट, क्योंकि एक्चुअली वो डिसाइड तो इससे होता है ना कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ऐसे लिख दीजिए, कैपेसिटर प्लेट्स are always to be assumed to be of infinite extent. Always to be assumed to be of infinite extent. कैपेसिटर प्लेट्स को हमेशा आप इनफाइनाइट एक्सटेंट का मानिए, ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। ठीक है। हाँ, एक डिफरेंस है, एक बात है, अगर दोनों कैपेसिटर प्लेट्स को आप इंफिनिटी पे ले जाते हैं तो फिर ये डाइपोल हो जाएगा, ऐसा लिख दीजिए। When distance between the two capacitor plates is very, very, very large, when the distance between the two capacitors is very large, then it becomes a dipole. तब प्लेटों का साइज नेग्लिजिबल होगा, then it becomes a dipole. ये भी अंडरलाइन करने लायक पॉइंट है, काम की बात है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगला मेरा डेरिवेशन है इंटेंसिटी of electrical field between capacitor plates. Intensity of electrical field between capacitor plates. यहाँ आपको इंटेंसिटी चाहिए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाइए, ये पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और ये नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये भी नॉन कंडक्टिंग शीट है, तो जो टोटल इंटेंसिटी है वो E1 + E2 है। और नॉन कंडक्टिंग की फील्ड ये होती है, अंदर फील्ड एडिटिव है, ये हो गई, यहाँ इंटेंसिटी 0 है, यहाँ इंटेंसिटी 0 है, और अंदर जो फील्ड है वो ऐसी है, यूनिफॉर्म फील्ड। अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ फील्ड 0 है, यहाँ फील्ड, सारी फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहती है बस। और ये भी एक नॉन कंडक्टिंग शीट है और ये भी एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, दोनों की फील्ड मेरे को ऐड करनी है, क्योंकि मेरे को यहाँ इंटेंसिटी चाहिए तो ये पॉजिटिव लाऊंगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, दोनों की फील्ड ऐड हो गई। खाली एक प्लेट की कभी फील्ड चाहिए हो तो ध्यान से लिख लो, अलग से लिख दो, फील्ड ऑफ वन प्लेट ओनली, फील्ड ऑफ वन प्लेट ओनली इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट की जो फील्ड है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट है। एक थ्योरी की बात और है, फ्रिंजिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एज इफेक्ट भी कहते हैं। ये कभी किसी काम की बात नहीं है, इसको पढ़ाना फिजूल है, पर क्वेश्चन जब आता है तो वो कहता है निग्लेक्ट द एज इफेक्ट। अब वो कह रहा है निग्लेक्ट द एज इफेक्ट, पर आप उसमें झूल जाते हो कि एज इफेक्ट है क्या। वो कह रहा है निग्लेक्ट द एज इफेक्ट, तो हमें क्या करना है यार। होता क्या है कि ये जो कॉर्नर्स है ना, ये जो पॉइंट है, इसके लिए तो ये शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट एक्सटेंट की है, और इस पॉइंट के लिए तो शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट एक्सटेंट की नहीं है ना, इसलिए यहाँ कोनों में ना, यहाँ तो फील्ड ऐसी बनती है, यहाँ फील्ड ऐसी बनती है, पर कॉर्नर्स पे फील्ड कुछ ऐसी बन जाती है, बस वो हम और डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसको फ्रिंजिंग या एज इफेक्ट कहते हैं। एट द एजेस प्लेट ऑफ चार्ज, sheet of charge, the plate does not behave as sheet of charge of infinite extent। ये इस पॉइंट के लिए तो ये इनफाइनाइट एक्सटेंट के लिए है अगर r much less than n है, और यहाँ पे r much less than n हो तो भी ये वाला एंड तो मुझे दिख रहा है। जब मैं एज पे होता हूं तो मैं इसे इंफिनिटी नहीं कह सकता, यहाँ इंफिनिटी है ये। When you are near one of the edges, then the line charge is not regarded as of infinite extent। हमने एक बार पढ़ा था।
तो यहाँ कुछ फील्ड की डायरेक्शन जाएगी, डेरिवेशन देखा था, इनकी फील्ड कैंसिल कर देती थी सिमेट्री के मारे, कैंसिल नहीं होगी तो एक बचेगी थोड़ी, रेडियल चीज जाएगी इधर और नेगेटिव पे जाके खत्म होगी। ये एज इफेक्ट है और क्वेश्चन में सिर्फ इसको इस तरह ही बोलते हैं कि नेग्लेक्टिंग एज इफेक्ट। और आपको एक ही बात का दुख हो जाता है, बाकी सवाल तो गया तेल लेने, आपको तो हमारे मास्टर ने एज इफेक्ट पढ़ाया ही नहीं साहब, हम ये सवाल क्या करें, निगलेक्ट किसे करें समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब आप लिखिए आगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पीपीसी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये डी डिस्टेंस मान लेता हूं, प्लेटों के बीच में डिस्टेंस डी है और सिर्फ पीपीसी में यूनिफॉर्म फील्ड बसती है, तो मैं डी का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, फॉल ऑफ पोटेंशियल, यूनिफॉर्म फील्ड में फॉल ऑफ पोटेंशियल ये होता है और इसलिए ये हो गया यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है। ये वाला फॉर्मूला तो वैलिड है क्योंकि फील्ड का कॉन्सेप्ट से आया है, मैंने पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने पोटेंशियल का ये फॉर्मूला नहीं लगाया। आप ये भी लिख सकते हैं कि here it can be seen that in capacitors V is proportional to D, capacitors में V proportional to D है, but in electrostatics V is inversely proportional to D। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई, कैपेसिटर्स में V और D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पॉइंट चार्ज के मारे तो फिर भी D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मैथमेटिकली तो यहाँ समझ में आ रहा है कि ये तो कांस्टेंट ही है शायद, तो V और D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तुलना में बहुत सारी बातें पलट गई हैं, बहुत सारी चीजें पलट गई हैं और अब फाइनली मैं इस बात पे आ गया हूँ, कैपेसिटी ऑफ पीपीसी, बस यही मेरा मकसद था, पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी वही करेंगे, Q इज इक्वल टू CV और V जो था वो E इंटू D था और ये टोटल दोनों प्लेटों के मिला के ये था। इस सिग्मा को भी मैं, अब इस सिग्मा को मैं Q बाई A लिख लेता हूं, ये हो गया और ये कैंसिल हो गया और कैपेसिटी का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट K बाई D। और अगर दोनों प्लेटों के बीच में अगर एक मीडियम डाल दूं, कैपेसिटी का ये फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। हम बोलते थे कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, तो इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। हालांकि फॉर्मूले में एक चीज नहीं आ रही और वो है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, कैपेसिटी उस पर भी डिपेंड करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, सी का फॉर्मूला है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अगर K दोनों प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों प्लेटों के बीच में हम एक माइका भर देते हैं, कोई मीडियम भर देते हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। कैपेसिटी का ये फॉर्मूला है साहब, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे बस मैं एक बात कहता हूँ, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द अबव फॉर्मूला। एप्सिलॉन नॉट तो एक बार तो मैंने इससे पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट मुझे मालूम है, फेराड पर मीटर। हाँ फैराड पर मीटर। पर मीटर। वाओ नेहल, एब्सोल्युटली राइट, एक्सीलेंट। एप्सिलॉन नॉट का एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था, आज आप क्या करेंगे, ये C इंटू डी ऊपर ले जाएंगे और A नीचे ले आएंगे। आज ये हो जाएगा C इंटू डी अपॉन A, फैराड इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर,
तो फैराड पर मीटर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की एक यूनिट ये भी है और ये इंपॉर्टेंट है, फैराड पर मीटर, क्योंकि अपॉन पर मीटर है ना। एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कॉल्ड, द परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड capacitance gradient पर मीटर है ना। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता था d थीटा बाय dx, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था विस्कोसिटी के चैप्टर में dv बाय dx, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई पोटेंशियल ग्रेडियंट, इंटेंसिटी ग्रेडियंट देने तुम उसी प्रोबेबिलिटी लेंथ से डिवाइड कर दो। फैराड पर मीटर ये कैपेसिटेंस का ग्रेडियंट है, परमिटिविटी का ये भी एक नाम है। हमारे लिए तो खैर एक ही फॉर्मूला बढ़िया है, C को वैसे हम Q बाय D बोलते थे, आज इस समय हम ये बोल रहे हैं। ये ऑपरेशनल फीचर्स का फॉर्मूला ये है, और ये कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स हैं। कंस्ट्रक्शनल पैरामीटर्स के टर्म्स में इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, कैपेसिटी का फॉर्मूला ये, ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। सर हाँ पूछिए। सर वो जो अपन ने स्फेरिकल कंडक्टर में किया था, हाँ इनसाइड वाले को ग्राउंड किया था, तो वो बाहर वाला मुझे अभी भी बाहर वाला जो स्फीयर था अपना हॉलो स्फीयर, हाँ उसमें अपन ने उसको ऐसे कंडक्टर की तरह मान लिया था, उसको कैपेसिटर नहीं माना था। लास्ट क्लास की बात अपने मुंह में मत बोलो सर। वो क्यू अपन ने अंदर वाला कंसिडर नहीं किया था ना स्फेरिकल कंडक्टर में, जब इनसाइड वाला। हाँ नहीं किया था वो। हाँ सर, तो उसी में कंफ्यूजन हो रहा है क्यों है? सर, तो वही कंफ्यूज हो रहा हूँ क्यों। नहीं वो तो यहाँ चला गया था ना, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये कुछ क्यू माइनस क्यू, तो ये इधर फील्ड पैदा कर रहा है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। यस सर। इसके अंदर जब खाली कंडक्टर सर कोई फील्ड नहीं है। कंडक्टर की आउटर स्किन से जो चार्ज होता है, मेरे को खाली उससे मतलब होता है। ओके तो खुद ही ने तो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, बढ़िया। सर, मैं पूछ रहा था, मैंने फैक्ट पूछ रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। अंदर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो यहाँ फील्ड पैदा कर रहा है, ये वाला चार्ज बाहर थोड़ी ना फील्ड पैदा कर रहा है। ओके सर। लिख दीजिए, उसके बाद आप जहाँ ये पढ़ा था वही लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन इनर साइड। क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए? भाई मोनेश, चार्ज ऑन इनर साइड of outer sphere is not considered because its field is outside. It does not create any field outside. इनसाइड वाली चीजों के लिए इसको कंसिडर करेंगे, आउटसाइड वाले की कैपेसिटी के लिए इस चार्ज को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसकी फील्ड बाहर है ही नहीं। मैंने ऐसी बनाई थी, इसकी फील्ड यहाँ और इसकी फील्ड यहाँ। ये चार्ज फील्ड अंदर पैदा कर रहा है, तो अंदर की कैपेसिटी वगैरह के लिए, अंदर के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको लेंगे, और बाहर का पोटेंशियल और बाहर के पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस चार्ज को नहीं लेंगे। ओके, यही आप पूछ रहे हैं, आप ही ने इसका आंसर दिया था। सर मैं वो क्वेश्चन कर रहा था, मुझे समझ। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू हैव अ गुड टाइम, अच्छे से। Thank you so. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir.